गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड, कक्षा 8, विषय सामाजिक और राजनीतिक जीवन, थर्ड अध्याय। हमें संसद क्यों चाहिए। हम इस संसद का नाम बार बार सुनते हैं, सुबह उठते ही देखते हैं अखबार में संसद में ये हुआ, संसद में लोकसभा में मंत्रियों ने ये कहा, लोकसभा अध्यक्ष ने ये कहा, राज्यसभा में ये हुआ वो हुआ। इस प्रकार ही संसद की कार्रवाई वगैरह ये नाम अपन सुनते रहते हैं। तो देखते हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए, हमें ज़रूरत क्यों होती है, संसद क्या कार्य करती है। तो आज हम पढ़ते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम सब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। अब लोकतांत्रिक देश का मतलब है लोगों के द्वारा या लोगों का जो देश है उसमें प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होते हैं, चुनाव से जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वो लोकतांत्रिक देश हैं और हम सब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। और आज लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम सब हिस्सा हैं क्योंकि हम लोग ही प्रतिनिधि चुनकर आगे भेजते हैं, वो अपनी पसंद से। ठीक है, हम सब निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति। अब हम सब निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता नहीं पाते, अब हम सब निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता यानी कि उनका साथ देते हैं, उनका सहयोग करते हैं और कहते हैं ना मिलकर ही कार्य किया जाता है। तो लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति भी होती है, इजाज़त भी होती है। सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को भी समझा है कि जब विचार मिलते हैं, आपसी संबंधों को समझा जाता है, तभी एक देश में एक सरकार चलती है कि सभी का साथ, सभी का सहयोग होगा तभी कार्य हो पाएगा। तो हम इस प्रकार देखते हैं इसमें कि भारत एक क्या है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं और फिर सबसे अच्छी बात ये है, इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की इजाज़त कि कहाँ अपनी बात रखें और क्या करें। तो अभिव्यक्ति एक संसद के रूप में हमें मिली। किस रूप में? संसद के रूप में मिली। और संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, एक चिन्ह है कि पूरे देश, जितने भी स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी से जो चुनकर प्रतिनिधि जाते हैं वो संसद में बैठते हैं। ठीक है ना। तो एक वो प्रतीक है, प्रत्येक देश से हर प्रकार के मंत्री वहाँ आते हैं। तो संविधान का केंद्रीय तत्व है और संविधान का एक केंद्रीय तत्व है, सेंटर तत्व है तो संविधान। अब संविधान का नाम आते ही हमें पता चल रहा है कि भारत देश का, यूँ देखा जाए तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, इस देश का, भारत का है, जो कि इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इस प्रकार कहीं बैठ के हुई, कहीं कार्यवाही हुई और फिर हर देश से हमने कहीं से नियम लिए, कहीं से कर्तव्य लिए और अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, इस प्रकार सभी से अनुच्छेद लेकर के
2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये संविधान बनाया, जो कि इस संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हमारे अधिकार, कर्तव्य, नीतियाँ वो सभी संविधान में मौजूद है। अब देखिए कि कहा कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। अब लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कभी किसी देश में दबाव होता है, लोगों के ऊपर लोगों को गुलाम रखा जाता है, निरंकुशता में जीना पड़ता है, तो फिर वो कुछ न कुछ कार्रवाई करते हैं। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, यानी कि स्वतंत्र हुआ। कब हुआ भारत आज़ाद? 15 अगस्त 1947 को। और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया। फिर आज़ादी के लिए, अब आज़ाद तो हो गए, स्वतंत्र तो हो गए, आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल भरा संघर्ष चलाया था कि आज़ादी ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई थी। पूरे देश के लोगों ने कई संघर्ष किए, कई आंदोलन किए और फिर ये मुश्किल से हमें आज़ादी मिली। अब आज़ादी में कई लोगों का सहयोग रहा, समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी ने सहयोग, तबके ने हर वर्ग के लोग थे और कई पृष्ठभूमि के लोग थे। हर पृष्ठभूमि के नेता, मंत्री, कवि, लेखक, दार्शनिक, बूढ़े, जवान, बच्चे, यानी कि फर्स्ट से लेकर अर्श तक सभी पृष्ठभूमि के लोग थे, क्रांतिकारी इत्यादि। स्वतंत्रता, अब देखिए स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। विचार जो थे, सभी का जो विचार था वो स्वतंत्रता के लिए था, और स्वतंत्रता के बाद समानता, कि सभी को समान भाव से देखें, समानता का अधिकार दें, और निर्णय, कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है तो लोगों को ध्यान में रखते हुए ही ये निर्णय लिया जाता है। इन सभी में सभी के विचार रखे गए और सभी के विचारों की हिस्सेदारी भी थी, यानी कि उनका सहयोग भी था कि प्रत्येक विचारों के सहयोग से ही कार्य किया जाए। तो अब देखिए आगे औपनिवेशिक शासन। अब ये औपनिवेशिक शासन क्या है? ये औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों का शासन, गुलामी, यानी कि जो कह देते थे वो कार्य करना ही पड़ता था। जो कि आपको पता है औपनिवेशिक शासन 1757 से 1947 यानी कि 200 वर्ष, कितने 200 वर्ष तक भारत पर औपनिवेशिक शासन रहा था। अभी औपनिवेशिक शासन कैसे चला और हम लोग वहाँ अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे थे कि अब देखिए इसमें, इस शासन में लोग ब्रिटिश शासन से भयभीत थे, डरे हुए थे,
डरे हुए थे, क्योंकि वहाँ कई प्रकार के लगान, कई प्रकार के टैक्स और किसी प्रकार का कोई अधिकार हमें नहीं मिलता था। अमूल चूल रूप से हल्का फुल्का कुछ मिल जाता था। बाकी सारे अधिकार ये लोग अपने पास ही रखते थे। अब देखिए, वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे और जो भारतीय लोग थे वो अंग्रेज़ों के जो फैसले होते थे अपने प्रति, वो बहुत बुरे होते थे। तो वे इस औपनिवेशिक सरकार से भी के फैसलों से वो असहमत थे, यानी कि सहमति प्रदान नहीं कर पाते थे। नंबर 3 पे है कि वे लोग इन फैसलों की आलोचना करते तो, अब देखिए, अगर बुराई करते हैं या आलोचना करते हैं तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता है। वो अपनी बात को नहीं रख सकते थे। अब इसमें, अब जो भी कुछ उनके फैसले होते थे, जैसे वोट देना, प्रेस की आज़ादी, यानी कि अंग्रेज जो कुछ भी बोलते तो इसमें कुछ छापने की कोशिश भी करते थे, तो वो भी उनको आज़ादी नहीं थी। एक वो था वर्नाक्यूलर एक्ट। क्या था? वर्नाक्यूलर एक्ट। ठीक है। अब वोट देने का अधिकार कुछ लोगों को ही था, बाकी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, और महिलाओं को तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं था वोट देने का। फिर धीरे धीरे लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन की स्थिति पैदा कर दी कि गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया। जैसे असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, 1947 भारत 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें बीच बीच में बहुत सारे छोटे मोटे आंदोलन भी हुए। और जिसमें यूँ देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, बिजोलिया किसान आंदोलन। उसके बाद बेगू आंदोलन, मानगढ़ आंदोलन। तो ये धीरे 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 पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। अब देखिए इसमें कि राष्ट्रवादी जो लोग थे वो खुलेआम, अब इसमें थोड़ी सी उनको आज़ादी मिलने लगी कि राष्ट्रवादी लोग खुलेआम ब्रिटिश सरकार, यानी कि अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे। अब जो भी वो बात बोलते, उनके उनके लिए वो फैसले लेते, तो वो उनकी खुल करके आलोचना करने लगे, क्योंकि विरोध करने लगे, अपनी मांगें पेश की, और जो भी उनकी मांगें थी वो उन्होंने पेश की। अब देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अभी कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई कि 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो कहाँ है, मुंबई में है, यहाँ पर स्थापना हुई थी कांग्रेस की। और इसके अध्यक्ष थे A.O. हुम। इन्होंने अंग्रेजों के सामने एक मांग रखी, और विधायिका में, यानी कि व्यवस्थापिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। और मांग क्या थी कि व्यवस्थापिका में निर्वाचित चुने हुए सदस्य होने चाहिए। अब देखिए उसके बाद बजट पर चर्चा हो, बजट पर भी चर्चा हो। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अब इसमें जो चमड़े का थैले में क्या था कि देश में किस प्रकार शासन चले, किस प्रकार खर्च हो, किस प्रकार वस्तुओं की आय हो, यानी कि बजट जो है
वो पूरे देश के पूरे साल का लेखा जोखा यानी कि आवक जावक पंजिका बने कि कितने आए और कितने गए, किस चीज़ की कौन सी मांग है, यानी कि शिक्षा देखा जाए, ऊर्जा पे, कृषि पे, इत्यादि पे, रोटी कपड़ा और मकान, इस प्रकार बजट पर चर्चा हो। और उसके बाद प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए। अगर निर्वाचित सदस्य या कुछ लोग आम लोग हैं उनको प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिलना चाहिए। फिर देखिए 1909 में अब इस प्रकार ये दबाव बढ़ा। दबाव बढ़ने पर क्या हुआ कि थोड़ी सी इन्होंने रिलीफ दी। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक, कहते नहीं, कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी। ठीक है, सभी लोगों को, अब इसमें देखिए जो कुछ हद तक व्यवस्था को मंजूरी दी, प्रतिनिधित्व जो चुने गए थे, चुनकर जो आए थे लोग, उनमें कुछ हिदायत दी, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। फिर भी देखो सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। अब इसमें सभी लोगों को यानी कि कुछ अमीर लोग, शिक्षित लोग थे जिनके पास कुछ ज़मीनें वगैरह थी और शिक्षित थे, सभ्य थे, उनको ही वोट डालने का अधिकार दिया। और महिलाओं, गरीब तबके के लोगों को जिसमें ज़्यादातर भारतीय थे, उन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। जो भी सरकार फैसला लेती थी उसमें आम लोग उस निर्णय प्रक्रिया में, जो निर्णय लिया जाता था उस प्रक्रिया में वो हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये पाबंदी थी। स्वतंत्रता और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान का रूप ग्रहण किया। अब देखिए स्वतंत्रता के सपने और आकांक्षाओं के सपने, आकांक्षाएं इच्छाएं, जो स्वतंत्र भारत के संविधान का रूप लिया। अब संविधान का रूप ग्रहण कर लिया। अब संविधान में किस प्रकार क्या चीज़ें हो रही है वो देखते हैं कि इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया। सार्वभौमिक मतलब सभी को, वयस्क मताधिकार, वयस्क यानी 18 वर्ष कोई युवा हो जाता है तो मत यानी वोट देने का अधिकारी है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो अपने मन से, अपनी इच्छा से किसी को भी वोट दे सकता है। आगे किस प्रकार का व्यक्ति, उसकी छवि, उसके कार्य को देखते हुए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। अब इसमें सभी जो वयस्क नागरिक हैं, जो 18 वर्ष की उम्र के हो गए हैं, उन सभी को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, या महिलाएं हो, सभी को वोट देने का अधिकार था। अब देखिए वोट की कई प्रक्रियाएं होती थी। पहले ये होता था कि कुछ कागज की पन्नी पर चुनाव चिन्ह होता था और उसके ऊपर हम ठप्पा लगाते थे अपने हाथ से। लेकिन 2004, याद रखना, 2004 के आम चुनाव में पहली बार, 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम, क्या नाम है, ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। ये ध्यान रखना। और ईवीएम का जो इस्तेमाल किया गया उसमें
उस ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा क्या नाम था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अभी देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसी होती हैं कि इस प्रकार ये मशीन होती है। इसमें देखो, इसमें ये क्या है? चुनाव चिन्ह है, ठीक है, ये चुनाव चिन्ह है और इस चुनाव चिन्ह के सामने ही उस कैंडिडेट का नाम होता है जो चुनाव में खड़ा हुआ है। और फिर यहाँ पे रेड कलर की लाइट है, ठीक है, और उसके बाद ब्लू कलर के बटन है ये। अब जब मतदाता जो आता है, जो एक मताधिकार व्यक्ति जो आता है, वो क्या करता है? आते ही वहाँ पे जो कुछ अधिकारी बैठे रहते हैं उसका नाम, पता, एड्रेस वगैरह देखते हैं। देखने के बाद उसको अंदर एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद उसकी उंगली पर ब्लू कलर की स्याही लगाई जाती है और फिर आगे आते एक बॉक्स में एक ये मशीन रखी हुई होती है। उसमें ब्लू कलर का जो ये बटन है वो अपनी पसंद कि वो किसको वोट देना चाहता है, तो उसमें चुनाव चिन्ह और नाम होता है और फिर वो उस ब्लू कलर के बटन को दबाता है और एक बीप की आवाज़ आती है और रेड लाइट जलती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका वोट हो गया, ठीक है। और फिर नीचे एक नोटा का चिन्ह भी होता है कि आपको कोई पसंद नहीं है, कोई पसंद नहीं है, कि मैं किसी को भी वोट नहीं देना चाहता, तो उसमें ये नोटा में वोट चला जाता है, यानी कि वो वोट आपके ऐसे ही जाता है, वो किसी को वोट नहीं जाता है, तो आप किसी को पसंद नहीं करते हैं। लोग और उनके प्रतिनिधि, लोग और उनके प्रतिनिधि। अब लोग क्या करते हैं कि अपनी सहमति का विचार रखते हैं, जो कि लोकतंत्र का एक प्रस्थान बिंदु है, मेन बिंदु है कि लोग अपनी सहमति से ही उन लोगों को चुनते हैं। सहमति का मतलब है चाह या स्वीकृति, चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। सहमति का अर्थ क्या हुआ? उनकी चाह होती है कि हम किसको वोट दें, किसको स्वीकृति दें और अपनी हिस्सेदारी पेश करें। लोगों का निर्णय, अब लोगों का निर्णय किस प्रकार होता है कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला लेता है। कि देखिए, अब लोकतांत्रिक देश में हर वर्ग के व्यक्ति, हर तबके के व्यक्ति वो क्या करते हैं कि सरकार का गठन करने के बाद उनके पूरे वर्ष कार्य को देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके फैसले सुनते हैं, उनके नियम को फॉलो करते हैं, कैसे नियम हैं, किस प्रकार के हैं, उसके बाद ही वो फैसला लेते हैं जब भी चुनाव होते हैं। और लोकतंत्र के पीछे मूल सोच होती है, जो मेन सोच जो होती है वो क्या होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है, कि जो व्यक्ति है वही महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? कि वो ही सरकार को चुनकर आगे पहुंचाता है, वो जो प्रतिनिधियों को चुनकर वो आगे पहुंचाता है, उसी से सरकार बनती है, उसी से उसका गठन होता है। फिर सैद्धांतिक स्तर पर, फिर देखिए आगे, सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक स्थान अस्पताल, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि है ये, इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। सरकार व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर
नागरिकों की आस्था होनी चाहिए और सार्वजनिक स्थानों और सरकार के कार्यों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाए, अनुशासनहीनता नहीं करे। व्यक्ति, फिर देखिए आगे कि व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। व्यक्ति जो है, पहले ये बताया कि लोकतंत्र के पीछे मूल सोच क्या होती है कि व्यक्ति या नागरिक सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है। तो व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है वो देखते हैं। मंजूरी देने का एक तरीका होता है चुनाव। मंजूरी यानी सहमति, देख लो, मंजूरी यानी कि सहमति, मंजूरी यानी सहमति के एक तरीका होता है चुनाव। और चुनाव में ही सारी चीज़ें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि किस सरकार ने कैसा कार्य किया और उसके प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं या नहीं। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोग क्या करते हैं कि संसद में पहुंचाने के लिए जो चुनाव में जो खड़े होते हैं उनको अपनी इच्छा से और उनके कार्य को देखते हुए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है, यानी कि जिसका बहुमत ज़्यादा होता है वो सरकार बना देता है। अब देखिए संसद। संसद क्या है कि जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। अब इसमें जिसको बहुमत मिल जाता है वो सत्ता पक्ष होता है और जिसको बहुमत से कम मत मिलते हैं वो विपक्ष में चला जाता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये सभी लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्री, सभी लोग पक्ष विपक्ष के सारे लोग वहाँ इस संसद में बैठते हैं। संसद सरकार को नियंत्रित करती है। संसद क्या करती है? सरकार को नियंत्रित करती हैं, इसका मार्गदर्शन भी करती है। अब सरकार किस प्रकार कार्य करी, कैसे नियम बना रही है, वो संसद में चर्चा होती है और फिर उसी चर्चा के अनुसार लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो संसद में बैठता है और पक्ष और विपक्ष उनके सामने होते हैं और उनको पूरे प्रश्न पूछने का अधिकार होता है और फिर कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो वो लोकसभा अध्यक्ष उनको कंट्रोल में रखता है। यानी कि सरकार को नियंत्रित करती हैं, उसका मार्गदर्शन भी करती हैं और मार्गदर्शन भी, अगर कहीं विरोधाभास हो रहा है तो उनको समझाया जाता है और सही बात बताई जाती है। अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से लोग ही सरकार बनाते हैं। वो जो निर्वाचित चुनकर जो प्रतिनिधि आते हैं वो ही सरकार को बनाते हैं और नियंत्रण में भी रखते हैं। ठीक है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है। संसद क्या है? देश की सर्वोच्च कानून निर्माती, यानी कि कानून को बनाने वाली संस्था है। इसमें दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा स्थायी होती है, लोकसभा अस्थायी होती है, क्योंकि राज्यसभा में चुनाव नहीं होते हैं और चुनाव जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से ही होते हैं। वो 6 वर्ष के लिए होते हैं, प्रत्येक कैंडिडेट के लिए 2-2 वर्ष के लिए होते हैं। और लोकसभा अस्थायी होती है क्योंकि वो 5 वर्ष के लिए तो होती है लेकिन वो भंग भी हो जाती हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। और लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अभी 545 में से 543 सदस्य यहाँ चुनकर आते हैं, 543, और 2 जो होते हैं एंग्लो इंडियन, अंग्रेज और भारतीय। पति पत्नी में से कोई भी एक अंग्रेज और एक दूसरा भारतीय होता है। अब आप देखिए बच्चों कि ध्यान से वीडियो को सुनना है, समझना है और अपनी कॉपी में डेट, चैप्टर का नाम लगाना है और
आपको ढंग से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रश्नों को समझना है और फिर उत्तर देना है। वीडियो को बार बार सुनना भी है, पढ़ना भी है और प्रत्येक प्रश्न के बाद लाइन खींचनी है और सबसे पहले डेट और पेज नंबर भी लगाने हैं। थैंक यू।